स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सब्जेक्ट आज से आप पढ़ने जा रहे हो, पहला बात तो आपको ध्यान में ये रखना है कि क्लास 11 के पढ़ाई से क्लास 12 के पढ़ाई का कोई लिंक नहीं है। तो अगर आप क्लास 11 में कॉस्टिंग टैक्स नहीं पढ़े थे अच्छे से, या क्लास 11 का कॉस्टिंग टैक्स आपको समझ नहीं आया था, तो देयर इज नथिंग टू वरी। क्यों? क्योंकि क्लास 12 का कॉस्टिंग टैक्सेशन हलवा है, हलवा। मैंने क्या कहा? हलवा। मेरा लैंग्वेज को नोट कर लीजिए आप। और क्लास 12 का कॉस्टिंग टैक्सेशन हलवा है, और पूरा क्लास 12 के सिलेबस में जो सबसे छोटा सिलेबस है और जो सबसे इजी सिलेबस है वो कॉस्टिंग टैक्सेशन का ही है। कॉस्टिंग टैक्सेशन का सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत इजी है। कैसे? मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए, कॉस्टिंग टैक्सेशन में आपका दो सब्जेक्ट है, एक है कॉस्टिंग और एक है टैक्सेशन। एक क्या है बाबू? कॉस्टिंग, और एक क्या है? टैक्सेशन। कॉस्टिंग में 3 चैप्टर है। पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरा है ओवरहेड। पहला क्या बाबू? मटेरियल, दूसरा क्या है? लेबर, तीसरा क्या है? ओवरहेड। और टैक्सेशन में भी 3 चैप्टर है, देखते जाइएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और उसके बाद कैपिटल गेन। ओ माय गॉड! सो सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना। और सबसे बड़ा बात, इस 6 चैप्टर में से लास्ट का जो 2 चैप्टर आप देख रहे हो ना, ये दोनों चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाई है। लास्ट का जो 2 चैप्टर आप देख रहे हो, ये दोनों चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी है। थ्योरी मतलब इन दोनों चैप्टर से सम्स नहीं आते, मतलब आपको प्रैक्टिकल में सिर्फ ये 4 ही चैप्टर सम्स प्रैक्टिस करना है। तो हाँ, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि कॉस्टिंग टैक्सेशन के सिलेबस में अराउंड 48 मार्क्स का थ्योरी आता है एग्जाम में। 48 मार्क्स का थ्योरी और 32 मार्क्स का सम्स। एक पेपर जब इस ईयर जब एग्जाम होगा तो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, तो आप देख लेना कि पेपर का जो पैटर्न है उसके हिसाब से 48 मार्क्स का, जब जिस दिन एग्जाम होंगे, इस बार जब एग्जाम होगा कॉस्टिंग टैक्सेशन का, तो मैं पेपर लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, और मैं आपको पेपर दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि 48 मार्क्स का थ्योरी पार्ट रहेगा पूरा पेपर में। एमसीक्यू, एसएक्यू 4 मार्क्स और 32 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो एक स्टूडेंट कॉस्टिंग टैक्सेशन में अच्छा मार्क्स तब तक नहीं ला सकता जब तक उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों स्ट्रांग नहीं होगा। अगर आपको हम खाली सम्स करा दिए, गलत हो गया। अगर आपको हम खाली थ्योरी पढ़ा दिए, वो भी गलत ही गया। सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल में हम लोग को बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो बेसिक थ्योरीज है, जो इंट्रोडक्टरी थ्योरी है, वो सारा का नोट्स आपको हम लिखाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। आपको कोई बुक खरीदना नहीं है कॉस्टिंग टैक्स के लिए, कोई बुक नहीं खरीदना है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक टेस्ट पेपर यूज करते हैं, वो टेस्ट पेपर का नाम है बीबी कुंडू। वो टेस्ट पेपर अगर आपका कोई सीनियर फ्रेंड होगा उसके पास भी आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल लॉकडाउन तक आपको कुछ नहीं लेना है, क्योंकि लॉकडाउन तक मैं सारा नोट्स खुद मोबाइल में आपको भेजता रहूंगा, डिजिटल नोट्स। अच्छा, तो 48 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 32 मार्क्स का थ्योरी, मतलब सॉरी 48 मार्क्स का थ्योरी और 32 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो पूरा मिला के 80 मार्क्स का हम लोग का सिलेबस हो गया। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा। बच्चा लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है, बस सम्स बनाते गए बाद में उसको पता चला इसमें तो थ्योरी भी था इतना मार्क्स का। ऐसा मैंने तो साथ साथ हर एक चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो भी कैप्सूल है, जो भी नोट्स है, वो सारा आपको दिया जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? हम लोग कुछ ऐसे पढ़ेंगे, हम लोग एक चैप्टर आपको कॉस्ट का पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर आपको टैक्स से पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर कॉस्ट से पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर टैक्स से पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर कॉस्ट से पढ़ाएंगे और फिर एक चैप्टर टैक्स से पढ़ाएंगे। सर सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा? आज के डेट में अगर हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेबस हम लोग का नवंबर मतलब सेंटअप से पहले खत्म हो जाएगा। सर सेंटअप से पहले खत्म हो जाएगा, पक्का गारंटीड, एकदम लिख लीजिए, खत्म है। तो सितंबर मतलब नवंबर से पहले आपका सिलेबस इसका पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हम लोग का पूरा पढ़ाई का पैटर्न है। पहला चैप्टर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बस समझे? क्योंकि देखिए स्कूल्स में भी जब एग्जाम्स होंगे तो खाली कॉस्ट ही तो टीचर नहीं पढ़ाएगा, कॉस्ट पढ़ाएगा, फिर टैक्स भी पढ़ाएगा। इसीलिए हम लोग उसको बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। कॉस्ट एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर टैक्स एक चैप्टर, फिर कॉस्ट एक चैप्टर, फिर टैक्स एक चैप्टर, फिर कॉस्ट एक चैप्टर, फिर टैक्स एक चैप्टर, एंड सो ऑन। अच्छा, तब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में क्या है? आज का क्लास हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले? तो अब आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉस्टिंग के बारे में। आज हम लोग कॉस्टिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका चैप्टर का नाम अगर बुक्स में आप देखोगे तो उसका नाम है मटेरियल 2। सर मटेरियल 2 क्यों? एक चीज देखिए बताएंगे आपको। सर मटेरियल 2 क्यों? देखिए नाम का रहस्य, मटेरियल 2 क्यों? ये क्या लॉकडाउन की तरह है? लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3? यस,
डेफिनेटली मटेरियल 1 आप क्लास 11 में पढ़े थे, क्लास 11 में भी आपका चैप्टर था मटेरियल। वो मटेरियल 1 था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये मटेरियल 1 था। और अब क्या है मटेरियल 2। तो सर हमको तो दिक्कत होगा, अगर हम 11 में नहीं पढ़े हैं अच्छे से कॉस्ट तो हमको तो दिक्कत होगा। अगर आपको पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद दिक्कत हुआ तो आप कहना, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, दिक्कत होगा ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है। आपने 11 में जो कॉस्टिंग टैक्स पढ़ा उससे 12 का कॉस्टिंग टैक्स में कोई लिंक ही नहीं, एकदम सेपरेट चैप्टर्स है, तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। एंड बहुत ही इजी पेपर है, ये आपको मैं बार बार बता सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मटेरियल 2, बिफोर गोइंग टू द टॉपिक थोड़ा बेसिक चीज मैं आपको बता दूं कि मटेरियल 2 में क्या है नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कि भाई मटेरियल क्या होता है, तो सुनिए बच्चे लोग, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको जो चीज चाहिए उसको मटेरियल कहते हैं। दैट मीन वॉट एवर यू नीड फॉर क्रिएटिंग समथिंग, किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको जो चीज चाहिए उसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। जैसे दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो वो लकड़ी मटेरियल हो गया। कपड़ा बनाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, कॉटन चाहिए, ये सब चाहिए ना जी, कॉटन हो गया, तो ये सब क्या होगा, मटेरियल हो गया। अच्छा फिर आप देखिए, ये जो मार्कर आप देख रहे हैं तो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक उसको बनाने के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए मटेरियल हो गया। तो मटेरियल मतलब क्या, मटेरियल मतलब हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए, हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए उसको क्या बोलते बाबू, मटेरियल। तो ये सारा पॉइंट पहला मैंने नोट्स में पॉइंट वाइज नोट्स बनाया आपके लिए। पहला नोट्स में हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है कि मटेरियल रेफर्स टू द आइटम्स। ओह माय गॉड, मटेरियल क्या है, तो मटेरियल आइटम है। मटेरियल क्या है, आइटम। तो मटेरियल रेफर्स टू द आइटम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। किसी भी सामान को बनाने के लिए जो आइटम आपको चाहिए उस आइटम को आप क्या बोलते हो, मटेरियल। मतलब दरवाजा बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए, दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो लकड़ी क्या हो गया, मटेरियल। मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल। शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए तो क्या हो गया, मटेरियल। तो मटेरियल मतलब क्या, मटेरियल मतलब हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए। पॉइंट नंबर 1 मेरा नोट्स में आपको लिखा मिल जाएगा। अच्छा मटेरियल बाबू 2 तरह का होता है, आप सुने भी होंगे बचपन में भी, मतलब बचपन मतलब 11। तो मटेरियल 2 तरह का होता है, एक होता है डीएम और एक होता है आईएम। सर क्या इंग्लिश बोल रहे हैं आप, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, हर वो चीज जो आपको प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली दिखता है, हर वो चीज जो आपको प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली दिखता है। अगर मैं आपको कहूं कि ये मार्कर किससे बना है तो आप क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। क्या बोलेंगे, प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक आपको दिख रहा है, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इसके अंदर इंक भी तो है, वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं आपसे कहूं कि दरवाजा किससे बना है, आपके घर का जो दरवाजा है वो किससे बना है, तो आप कहेंगे लकड़ी। तो लकड़ी क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन उसमें थोड़ा ग्रीस व्रीस भी होगा, उसमें थोड़ा पॉलिशिंग भी क्या आता है, उसमें थोड़ा प्रेक व्रेक भी तो लगा होगा, वो प्रेक क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो थोड़ा इंग्लिश बोलिए सर। डायरेक्ट मटेरियल refers to those material which can be identified with the products. Direct material refers to those material which can be identified with the product. डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आपको प्रोडक्ट के साथ दिखता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आपको प्रोडक्ट के साथ दिखता नहीं है बट वो भी जुड़ा हुआ है, वो भी उसमें लगा हुआ है। अगर ये शर्ट आप देख रहे हो, ब्लैक कलर का शर्ट अगर मैं पहन के हूं, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि ये शर्ट किससे बना है, क्योंकि आपको कपड़ा दिख रहा है इसलिए आप बोलोगे भैया कपड़ा से बना है, लेकिन इसके अंदर धागा भी तो है, तो धागा क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो शायद आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ दिखे, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आपको प्रोडक्ट के साथ ना दिखे बट वो होता है, उसको ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। चलिए, तो ये था मटेरियल का इंट्रोडक्शन, ये नोट्स में मेरा लिखा हुआ मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सवाल ये उठता है तो भैया क्या हम लोग यहाँ पे मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे? नहीं दोस्त, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे मटेरियल को रिकॉर्ड करना आप सीखोगे। इस चैप्टर में आप सीखोगे कि मटेरियल को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी मटेरियल जो होता है ना बाबू, कोई भी मटेरियल जो होता है उससे रिलेटेड आप बात इसमें पढ़ेंगे कि कोई भी मटेरियल जो होता है ना बाबू, तो मटेरियल से रिलेटेड 3 ही घटना है, 3 इंसिडेंट्स। कोई भी जो गोडाउन में मटेरियल आता है, गोडाउन में जो मटेरियल आएगा उससे रिलेटेड 3 ही घटना होगा। क्या घटना होगा, माल आएगा, क्या होगा बाबू, मेरा भाषा को सुनिएगा, थोड़ा लैंग्वेज बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। माल आएगा, फिर माल जाएगा,
हिंदी खराब है मेरा, आप स्पेलिंग हर्षी का दरी का नोट मत करिएगा। माल आएगा, माल जाएगा और माल बच जाएगा। भैया इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश। माल आएगा किसी भी गोडाउन में, अगर आप मटेरियल से रिलेटेड, मटेरियल मतलब माल, तो किसी भी गोडाउन में अगर आप मटेरियल से रिलेटेड बात करोगे तो तीन ही चीज होगा, या तो माल आएगा, या तो माल जाएगा, या तो माल बच जाएगा। फिर से बोल रहे, या तो मटेरियल आएगा, या तो मटेरियल जाएगा, या तो मटेरियल बच जाएगा। तो जब मटेरियल गोडाउन में आता है इसको बोलते हैं हम लोग रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं बाबू? रिसिप्ट्स। इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बट पढ़ाई का एक रूल होता है कि आपको एक छोटा छोटा चीज पहले समझ आना चाहिए अपना भाषा में। तो माल आएगा मतलब सामान आएगा, मटेरियल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। माल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इशू। और माल बच जाएगा इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस। ओहो भैया एक बार फिर से दोस्तों, मटेरियल से रिलेटेड तीन घटना होगा। कोई भी मटेरियल जब गोडाउन में आता है, कोई भी मटेरियल जब हम लोग खरीदते हैं तो उसका तीन ही घटना होता है, या तो सामान आएगा, या तो सामान जाएगा, या तो सामान बच जाएगा। या तो सामान आएगा, या तो सामान जाएगा, या तो सामान बच जाएगा। तो जब गोडाउन में सामान आता है उसके लिए हम लोग इंग्लिश में कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? रिसिप्ट। जब सामान जाता है उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? इशू। और जब सामान बच जाएगा उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? बैलेंस। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। तो सामान आएगा, जाएगा, बच जाएगा। सो देयर आर थ्री फैक्ट्स रिलेटेड टू द मटेरियल, दैट इज रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, issue of material and balance of material. Receipt means what? Incoming of material. Issue means what? Outgoing of material. And balancing means what? Closing stock of material. माल आएगा, रिसिप्ट, जाएगा, इशू, बच जाएगा, बैलेंस। तो अगर क्वेश्चन में आप देखोगे रिसिप्ट मतलब माल आया होगा, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे इशू मतलब माल गया होगा, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे बैलेंस मतलब माल बच गया होगा। शायद आप समझ गए होंगे लैंग्वेज। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। तो किसी भी गोडाउन में जब मटेरियल आता है तो उससे रिलेटेड ये तीन घटना होता है, सामान आएगा, जाएगा, बच जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि गोडाउन में सामान को, जब गोडाउन में जब सामान आता है उसको रिकॉर्ड कहाँ करते होंगे? मतलब सामान कितना मेरे पास गोडाउन में सामान है, कितना सामान आया है, कितना सामान चला गया है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई तो खाता होता होगा ना। मान लीजिए मेरा पेन का फैक्ट्री है तो हम पेन खरीदते होंगे, फिर पेन बेचते होंगे, फिर पेन बच गया होगा, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। माल आता होगा, फिर माल जाता होगा गोडाउन से, फिर माल बच जाता होगा, उसको हम कहीं तो कोई खाता में तो रिकॉर्ड करते होंगे ना। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो सुनिए, रिसिप्ट माल का आना, इशू माल का जाना, और बैलेंस मतलब माल का बच जाना। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, सामान का आना, सामान का जाना और सामान बच जाना। इस चीज को हम लोग जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं बिन कार्ड। क्या कहते हैं बाबू? बिन कार्ड। सर बिन कार्ड क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, वो मैं नोट्स में लिख दिया हूं। बिन कार्ड इज द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। बिन कार्ड इज द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। बिन कार्ड इज द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। सर क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड मतलब बिन कार्ड एक ऐसा रजिस्टर है, बिन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि कितना क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, तो कितना क्वांटिटी सामान आया, कितना क्वांटिटी सामान गया और कितना क्वांटिटी सामान बच गया। फिर से बोलिए, बिन कार्ड क्या है? अगर आपके किसी के स्कूल में अगर ये चैप्टर हुआ होगा तो आप मेरे लैंग्वेज को मिला लेना, ये सब वर्ड टीचर यूज करते हैं। तो बिन कार्ड मतलब क्या हुआ? तो बिन कार्ड मतलब हो गया एक तरह का क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, जहां पे हम लोग ये लिखते हैं कि कितना सामान आया, कितना क्वांटिटी सामान गया और कितना क्वांटिटी सामान बच गया। मतलब बिन कार्ड एक रजिस्टर है जहां पे हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कितना क्वांटिटी आया, कितना क्वांटिटी गया और कितना क्वांटिटी बच गया। क्वांटिटी आएगा मतलब रिसिप्ट, जाएगा मतलब इशू और बच जाएगा मतलब बैलेंस। तो एक बार इंग्लिश में बोलिए। सो बिन कार्ड इज द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड व्हिच मेंटेन्स द डिटेल ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। मतलब बिन कार्ड एक तरह का क्वांटिटेटिव रजिस्टर है जहां पे हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कितना सामान आया, कितना सामान गया और कितना सामान बच गया। ये बिन कार्ड हो गया। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना है एग्जाम में कॉस्ट एंड टैक्स का पेपर में जब आप देखोगे, पहला जो सम्स होगा वो यही चैप्टर का होगा जो आपको आज बनाना सिखाएंगे, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या होता है? तो स्टोर लेजर जो हम लोग को बनाना है आज, स्टोर लेजर क्या होता है? स्टोर लेजर भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है, स्टोर लेजर भी एक तरह का लेजर है, स्टोर लेजर भी एक तरह का रिकॉर्ड है जहां पे हम लोग लिखते हैं
कितना क्वांटिटी आया, कितना क्वांटिटी गया और कितना क्वांटिटी बच गया। अब आप सोचते होंगे कि भैया आप तो बिन कार्ड में भी यही बात बोले, कितना क्वांटिटी आया, कितना क्वांटिटी गया और कितना क्वांटिटी बच गया। सुनिए, बिन कार्ड एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है, मतलब वहां पे सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं, कितना सामान आया, कितना पीस आया, कितना पीस गया और कितना पीस बच गया। लेकिन स्टोर लेजर जो आप लोग बनाओगे, जो आपको बनाना सिखाएंगे आज, स्टोर लेजर एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जहां पे हम लोग क्वांटिटेटिव एज वेल एज मॉनेटरी वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बिन का, देखिए आपको एग्जांपल देते हैं, दोनों का डिफरेंस समझिए, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। देखिए आप, जैसे मान लीजिए 50 पीस आया तो रिसिप्ट, 20 पीस गया तो इशू, और 10 पीस बच गया, मान लीजिए 30 पीस बच गया, तो कितना हो गया बैलेंस, 50 20 30। रिसिप्ट कितना 50, इशू कितना 20, बैलेंस कितना 30। ये हो गया बिन कार्ड। स्टोर लेजर मतलब क्या, 50 पीस आया 5 रुपया करके, फिर 20 पीस गया 5 रुपया करके, और 30 पीस बच गया कितना करके, 5 रुपया करके। मतलब देखिए बिन कार्ड और स्टोर लेजर में डिफरेंस क्या है। बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, बिन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, और स्टोर लेजर में हम लोग क्वांटिटी प्लस मनी वैल्यू। सर मनी वैल्यू मतलब कितना का सामान था, कितना का सामान आया, कितना का सामान गया, कितना का सामान बच गया। तो बिन कार्ड और स्टोर लेजर दोनों में फर्क क्या है, आप शायद समझ गए होंगे। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन बिन कार्ड, डिफाइन स्टोर लेजर, और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज बिन कार्ड। तो बिन कार्ड रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस ऑफ द मटेरियल। एंड व्हाट इज स्टोर लेजर, सो स्टोर लेजर इज द record or the documents or the ledger where we maintain the detail of quantity and money value, quantity and money value of receipt, issue and balance of material। ये था theoretical part। अच्छा, अब सवाल है कि सवाल जो क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले एग्जाम में, जो हम लोग पढ़ने वाले आगे, तो ये तो स्टोर लेजर, मतलब आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को इस चैप्टर में स्टोर लेजर बनाना सीखना पड़ेगा। क्या बनाना सीखना पड़ेगा, स्टोर लेजर। तो सुनिए, स्टोर लेजर बनाएंगे कैसे, वो हम आपको आज समझाएंगे। स्टोर लेजर बनाने का जो मेथड है, पहले मेथड समझना पड़ेगा। स्टोर लेजर को बनाने का देयर आर 4 मेथड्स। कितना मेथड बाबू, 4। आपके सिलेबस में मेथड तो बहुत होता है, आपके सिलेबस में 4 मेथड में आपको बनाना आएगा। आपको चारों मेथड से सम सिखाएंगे, और जिस दिन ये चारों मेथड हम लोग सीख जाएंगे, मतलब हम लोग का सम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 मेथड क्या क्या है देखिए। पहला है फीफो। क्या है बाबू, फीफो। पहला मेथड क्या बताइए, फीफो। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है लीफो। पहला मेथड है फीफो, दूसरा मेथड है लीफो, तीसरा है सिंपल एवरेज। ये जो भी थ्योरी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारा थ्योरी का नोट्स क्लास के बाद आपको, जैसे क्लास खत्म होगा आप हमको यस लिख करके भेजेंगे, सारा क्लास का थ्योरी का नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आपको वो मिल जाएगा नोट्स, मतलब आप उसको कॉपी करके फिर हमको रिटर्न भेजिएगा। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, और चौथा है वेटेड एवरेज। तो क्लास के बीच में आपको कोई भी चीज लिखने का दरकार नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास के बाद, क्लास के बीच में आप वीडियो को पूरा सुनिए, ध्यान से समझिए, और जहां दिक्कत हो रहा बार बार पॉज बैक फॉरवर्ड करके सुनिए, और जब क्लास खत्म हो जाएगा आप हमको टेक्स्ट करेंगे यस आई हैव कंप्लीटेड द क्लास, तो आपको हम नोट्स का फोटो भेजेंगे, तब आप नोट्स कॉपी करेंगे, और फिर आपको एक सम्स का फोटो भेजेंगे जो आपको बना करके हमको भेजना है, तब जाकर के क्लास कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि जूम ऐप पे क्लास कर लिए या हमारे स्टूडेंट को वीडियो दे दी, स्टूडेंट कर रहा नहीं कर रहा, उससे हम लोग, वो मेथड हम लोग का नहीं है। हम लोग का मेथड है कि आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए, तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो अगर आपसे भी पूछता है कि स्टोर लेजर बनाने का कितना मेथड है, तब क्या बोलेंगे, 4। देख लीजिए, स्टोर लेजर बनाने का कितना मेथड है बताइए, 4। पहला क्या है, फीफो, दूसरा क्या है, लीफो, तीसरा क्या है, सिंपल एवरेज, चौथा क्या है, वेटेड एवरेज। फिर से बोलिए, स्टोर लेजर हम लोग बनाना सीखेंगे, क्या होता तो बनाना सीखेंगे, थ्योरी बताएं आपको। स्टोर लेजर हम लोग बनाना सीखेंगे दोस्तों, और स्टोर लेजर जब हम लोग बनाना सीखेंगे तो स्टोर लेजर आपको 4 अलग अलग मेथड से बनाना सीखना पड़ेगा। क्या क्या 4 मेथड है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। भैया सिंपल एवरेज तो नाम समझ आ रहा, वेटेड एवरेज भी समझ आ रहा, फीफो, लीफो। फीफो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओ बाप रे, क्या नाम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का फुल फॉर्म बताइए सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओ बाबा, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सर लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर सिंपल एवरेज मतलब अभी बता दे क्या, सब कुछ अभी सीख लीजिएगा। वेटेड एवरेज मतलब बताएंगे ना बाबा, सब तो बताना है, सब तो बताना है, एक भी चीज नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, 4 मेथड स्टोर लेजर जो हम लोग बनाने वाले हैं,
बना कैसे बनाएंगे तो हम सिखाएंगे आपको। जो स्टोर लेजर हम लोग बनाने वाले हैं वो 4 अलग अलग मेथड से बन सकता है। पहला क्या है बताइए, फीफो। दूसरा क्या है, लीफो। तीसरा क्या है, सिंपल एवरेज। चौथा क्या है, वेटेड एवरेज। फिर से बोलिएगा, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। फिर से बोलिए, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो फुल फॉर्म बताए हैं, मतलब तो अभी और डिटेल में बताएंगे। सिंपल एवरेज मतलब पढ़ाएंगे, वेटेड एवरेज मतलब पढ़ाएंगे। तो ये चारों मेथड आपको सीखना पड़ेगा। ये चारों मेथड से आपको स्टोर लेजर बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है, वो स्टोर लेजर। और हर क्वेश्चन पेपर में, कॉस्टेड टैक्स का पेपर अगर आप खोलोगे अभी भी तो देखोगे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, प्रिपेयर स्टोर लेजर। तो आज हम लोग स्टोर लेजर बनाना सीखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले कौन सा मेथड से सीखेंगे, अब फीफो। फीफो सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि कॉस्टेड टैक्स सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि अब आज अकाउंट्स क्लास स्टार्ट की कल और कॉस्टेड टैक्स 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। डायरेक्ट एकदम फ्लो में, सारा चीज फ्लो में चलेगा। तो फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। चलिए, तो आज का पहला मेथड क्या बाबू, आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, फीफो के बारे में। हम जितना भी थ्योरी अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, सारा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। आपको एक भी वर्ड लिखना नहीं है क्लास के बीच में। चलिए, पहले फीफो का मतलब समझाइए भैया। फीफो का मतलब, स्टोर लेजर बनाना तो सिखाएंगे पर फीफो का मतलब तो पहले समझ ले। अच्छा, फीफो का मतलब बताइए। अभी तो फुल फॉर्म बताए थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बचपन में पढ़ते थे ना ऐसे गाना गा गा करके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सर इसका मतलब बताइए ना, रुकिए देखिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए 5 तारीख को मेरा गोडाउन में 50 पीस मटेरियल खरीदे और मान लीजिए 7 तारीख को भी मेरा गोडाउन में 30 पीस मटेरियल खरीदे। बात को समझिएगा, 5 तारीख को मेरा गोडाउन में कितना पीस मटेरियल था बताइए, 50। फिर 7 तारीख को हम लोग मटेरियल खरीदे, कितना पीस खरीदे बताइए, 30। और मान लीजिए 8 तारीख को एक तो कस्टमर आ गया, कस्टमर बोला कि भैया हमको मान लीजिए 40 पीस चाहिए। कस्टमर बोला कि हमको 40 पीस चाहिए। बात समझिएगा, 5 तारीख को मेरा गोडाउन में कितना पीस आया, रिसिप्ट 50 पीस। 7 तारीख को कितना पीस आया, 30 पीस। अब 8 तारीख को कस्टमर बोल रहा है कि भैया हमको 40 पीस माल चाहिए। तो फीफो मतलब क्या होता है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। पहले आया, अच्छा बताइए पहले कौन आया, 5 तारीख वाला ना 7 तारीख वाला, आप लोग बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, पहले कौन सा माल आया है, 5 तारीख वाला ना 7 तारीख वाला। पहले हम लोग 5 तारीख वाला सामान को क्लियर करेंगे। बात समझिए, फिर से एग्जांपल दे। फिर मान लीजिए 9 तारीख को कस्टमर आया, वो बोला हमको 20 पीस चाहिए। तो 50 पीस देखिए, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो माल पहले आया हुआ रहेगा ना गोडाउन से वो पहले रिलीज होगा। मतलब पहले 50 पीस वाला में से अगर कुछ बचा हुआ होगा तो पहले उसमें से निकाल कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसको टच करेंगे। मतलब फीफो मेथड का सिंपल रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए 1 तारीख को सामान आया, 2 तारीख को सामान आया, 3 तारीख को सामान आया और 4 तारीख को सामान आया, और मान लीजिए 5 तारीख को सामान हमको बेचना है, तो सबसे पहले किसमें से सामान निकालेंगे, 1 तारीख वाला में से। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो किससे निकालेंगे, 2 तारीख वाला में से। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो किससे निकालेंगे, 3 तारीख वाला में से। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो किसमें से निकालेंगे, 4 तारीख वाला में से। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब गोडाउन में पहले कौन आया होगा, 1 तारीख वाला, फिर कौन आया होगा, 2 तारीख वाला, फिर कौन आया होगा, 3 तारीख वाला, फिर कौन आया होगा, 4 तारीख वाला। तो अगर 5 तारीख को सामान बेचेंगे तो पहले कहां से हाथ लगाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट इन, मतलब जो पहले आया हुआ रहेगा उसमें से सामान में हाथ लगाएंगे। मतलब जो पहले गोडाउन में आएगा उसको पहले बेचेंगे और जो बाद में गोडाउन में आएगा उसको बाद में बेचेंगे। तो फीफो का मतलब होता है गोडाउन में जो पहले आएगा, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप कॉमन सेंस सोचिए ना, जैसे मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर हम लोग जल्दी क्लास स्टार्ट करें तो जल्दी क्लास भी तो खत्म होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर पहले मान लीजिए कोई बैच पहले स्टार्ट हुआ है तो उसका क्लास कोर्स कंप्लीट भी तो पहले होगा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो पहले आया है उसको पहले गोडाउन में से रिलीज करेंगे। अच्छा, ये मेथड देखिए, हर क्वेश्चन हर मेथड के बाद ना आपको नोट्स में, मेरा थ्योरी क्वेश्चन जो नोट्स मिलेगा उसमें लिखा रहेगा सूटेबल। ये मेथड कब सूटेबल है, क्योंकि हर साल बोर्ड के पेपर में ना एक क्वेश्चन आता है कि फीफो इज सूटेबल व्हेन, अंडर विच मेथड, अंडर विच सिचुएशन फीफो इज सूटेबल। तो फीफो सूटेबल कब है, तो फीफो सूटेबल होता है तब इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। फॉलिंग प्राइसेस मतलब अगर सामान का दाम घट रहा है उस सिचुएशन में फीफो मेथड सूटेबल होता है। तो अगर आपसे ये सब थ्योरी पार्ट है वो आपको नोट्स में लिखा मिलेगा कि व्हेन फीफो मेथड इज सूटेबल। फीफो मेथड सूटेबल कब है, तो याद रखिएगा फीफो मेथड इज सूटेबल व्हेन, फीफो मेथड इज सूटेबल व्हेन
देयर इज फॉलिंग प्राइसेस, अगर कोई भी सामान का दाम घट रहा है उस टाइम में कौन सा मेथड यूज करेगा? कॉस्ट डिपार्टमेंट वाला लोग फीफो मेथड, वो लोग का मैटर है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे सम्स आपको इसमें कोई सम्स में इसका कोई यूज नहीं है, बस आपको याद रखना है कि फीफो मेथड सुटेबल कब होता है। तो फीफो मेथड सुटेबल तब होता है जब सामान का दाम फॉलिंग हो। सामान का दाम क्या हो बाबू? फॉलिंग प्राइसेस। अगर दाम घट रहा है सामान का तो कौन सा मेथड यूज करेगा? फीफो। ये एमसीक्यू एसक्यू में बहुत बारी क्वेश्चन आया है। तो ये था हम लोग का फीफो मेथड के बारे में। अब हम लोग बनाना सीखेंगे स्टोर लेजर। क्या बनाना सीखेंगे बाबू? स्टोर लेजर। चलिए, तो स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए, स्टोर लेजर के हम लोग बनाना सीखेंगे अंडर कौन सा मेथड बाबू? फीफो मेथड। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोचिंग वाला बोर्ड बड़ा है, बट ये घर वाला बोर्ड जो है वो थोड़ा छोटा है। तो ऊपर में जब आप लोगों को जो नोट्स भेजे हैं उसमें ऑलरेडी ना ऊपर में हेडिंग वेडिंग इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बट इंट्रोडक्शन को यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं बचेगा। बस समझिए, हम डायरेक्ट फॉर्मेट बनाएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन, देखिए हम मेन चीज लिखते हैं स्टोर लेजर। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं बाबू? स्टोर लेजर। स्टोर लेजर लिख करके अंडर कौन सा मेथड बताइए? अंडर फीफो मेथड। सर स्टोर लेजर कैसे बनाते हैं बताइए ना। स्टोर देखिए, फीफो मेथड का मतलब तो आपको बता दिए। फीफो मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ये बात जब आप फीफो मेथड से सवाल बनाइएगा ना तो ये बात याद रखिएगा, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, अच्छा, पर सर स्टोर लेजर होता कैसे है? वही तो बना के दिखाएंगे आपको, और साथ साथ उतारना नहीं है आपको, क्योंकि वो जो आपको पीडीएफ भेजे उसमें तो ऑलरेडी बना हुआ सम्स दिए हैं, जिससे आपको बनाने में फर्स्ट सम्स है ना तो बनाने में सुविधा होगा। फॉर्मेट में देखने में दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड में तो घिचपिच हो जाता है समझाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट, अच्छा, उसके अगल बगल में स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड, उसके अगल बगल में ना इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के समझा देते हैं फॉर्मेट में। बीन कार्ड नंबर, सर बीन कार्ड क्या होता है? अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे। तो सर बीन कार्ड नंबर में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, डॉट 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 छोड़ देंगे। उसके बाद सर स्टोर लेजर नंबर में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। तो सर क्यों दिए हैं बाबू? शादी का कार्ड में लिखा हुआ रहता है क्या सज धज के आइएगा तभी खाना मिलेगा? नहीं ना, फिर भी सज धज के जाते हैं। उसी तरह से सजना धजना मतलब प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। बात समझे? बिन कार्ड नंबर कुछ नहीं होगा, स्टोर लेजर नंबर कुछ नहीं, लेकिन फॉर्मेट है, लिखना पड़ेगा आपको हर सम्स में, तो मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद करेक्ट सर मैक्सिमम लेवल, सर मैक्सिमम लेवल मतलब 11 में पढ़े थे सर, क्या लिखेंगे इसमें? डॉट 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 छोड़ देंगे ऐसे। फॉर्मेट है मिनिमम लेवल कुछ नहीं, रीऑर्डर लेवल कुछ नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी कुछ नहीं। मतलब ये जैसे फॉर्मेट बना हुआ वैसे ही फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। जो मेन बात है वो हम लिख दिए। साइड का जो इंग्लिश है वो आप उसमें से देख के लिख लेना। बिन कार्ड नंबर समझा दिए, स्टोर लेजर नंबर समझा दिए, मीनिंग समझा चुके आपको। अब आते हैं फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट बना करके दिखाना पड़ेगा। फॉर्मेट को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फॉर्मेट वो जो वहां जो बना हुआ है ना आपको समझ नहीं आएगा। देखिए फॉर्मेट जब हम लोग बनाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा अभी हम आपको बोले थे, देखिए फॉर्मेट जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए हम एक अच्छा कॉपी जब आप सम्स बनाएंगे, जब इसका सम्स बनाएंगे तो कॉपी को ऐसे कर लेंगे आप, कॉपी को इस तरह से कर लेंगे। कभी भी स्टोर लेजर बनाएंगे तो कॉपी इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि ऐसे अगर कॉपी को रखिएगा ना तो नहीं बनेगा, बहुत छोटा हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा। आपको ऐसे कॉपी कर लेना है। फर्स्ट सम्स जब आप बनाएंगे तो कॉपी को ऐसे घुरा लेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहला कॉलम जो होता है ना बाबू, पहले वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फॉर्मेट आप ये मत समझिए वो चित्रकला नहीं है, ये ड्राइंग कंपटीशन नहीं है बाबू कि जो फॉर्मेट आपको भेजे उसको छाप देंगे, नहीं छपेगा। समझना पड़ेगा आपको, फॉर्मेट को भी समझना। इसका फॉर्मेट भी बहुत अजीब है। डेट कॉलम। उसके बाद लास्ट में जो होता है ना बाबू, लास्ट में क्या होता है देखिए, लास्ट में होता है रिमार्क। फर्स्ट और लास्ट आपको समझा दिया। 1 से 2 सम्स बनाइएगा ना, फॉर्मेट पूरा याद हो जाएगा। फिर से सुनिए, सबसे पहले क्या कॉलम होगा बताइए? डेट, और लास्ट में क्या होगा? रिमार्क। छोटा सा कॉलम बना दीजिए, सबका मतलब बताएंगे आपको। अच्छा अभी आपको एक बात बताइए, जब क्लास स्टार्ट किए थे तो हम एक भाषा यूज किए थे, और हम लोग कोचिंग का जो बैनर बनाए थे आज के क्लास का, उसमें भी आप लोगों को दिए थे कि माल आएगा जाएगा बच जाएगा। माल आएगा जाएगा बच जाएगा। तो माल आएगा मतलब क्या होता है? एक कॉलम। जाएगा मतलब क्या होता है? सेकंड कॉलम। और बच जाएगा, आएगा जाएगा बच जाएगा, आएगा जाएगा बच जाएगा। सर आएगा मतलब रिसिप्ट्स, सर जाएगा मतलब इशू, ओ माय गॉड, और बच जाएगा मतलब बैलेंस। शायद अब आपको समझ आता होगा कि क्यों हम उस समय माल आएगा जाएगा बच जाएगा वाला भाषा यूज कर रहे थे। क्योंकि जब आप फॉर्मेट बनाओगे, बात समझिए ना, फॉर्मेट सिर्फ छापने से नहीं होता है, फॉर्मेट समझना पड़ता है। सबसे पहले डेट कॉलम बना दिए छोटा सा, फिर लास्ट में रिमार्क। उसके बाद जितना जो पेज रहेगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। अब देखिए रिसिप्ट के अंदर में 4 कॉलम आपको बनाना है। लैंग्वेज को ध्यान से सुन लीजिए बाबू, रिसिप्ट में आपको 4 कॉलम बनाना है, इशू में भी आपको 4 कॉलम बनाना है। बाप रे,
और बैलेंस में आपको 3 कॉलम बनाना है। ये वीडियो को आप बार बार पॉज करके देख लेना घर में, कंफ्यूजन हो तो। ऐसे मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका नाम बताइए। इसको बोलते हैं जीआरएन। सर जीआरएन का मतलब, थोड़ा रुको बाबू, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया रेट, और ये हो गया अमाउंट, रुपीज रुपीज। अच्छा, इसका ये हो गया एसआरएम। सर एसआरएम का मतलब, थोड़ा रुकिए ना यार, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया रेट, और ये हो गया अमाउंट, रुपीज और रुपीज। और ये हो गया मेरा बैलेंस। बैलेंस में भी क्या हो गया, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, रुपीज और रुपीज। सर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखे? अकाउंट्स पढ़ रहे क्या? डेबिट क्रेडिट नहीं लिखे? हर चीज में डेबिट क्रेडिट थोड़ी होगा दोस्त। अच्छा चलिए, फॉर्मेट बना लिए। सर फॉर्मेट तो बहुत सुंदर लगा देखने में। तो याद रखिए, सबसे पहले डेट कॉलम, लास्ट में रिमार्क कॉलम, उसके बाद जो स्पेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। मतलब माल आएगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर कहीं पे रिसिप्ट दिखेगा मतलब सामान आया है तो रिसिप्ट कॉलम में, इशू मतलब सामान गया है तो इशू कॉलम में, और सामान बचा हुआ है मतलब बैलेंस कॉलम में। सवाल बनाना शुरू करें, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार करके। फॉर्मेट का मतलब समझते हैं। डेट कॉलम में क्या लिखेंगे? डेट। ये पूरा रिसिप्ट का कॉलम है, मतलब सामान आएगा तो इस चारों में रिकॉर्ड होगा कहीं ना कहीं। इशू मतलब सामान जाएगा तो इन चारों में रिकॉर्ड होगा, और बच जाएगा तो इसमें रिकॉर्ड होगा। अब इसका मतलब समझिए। जीआरएन का मतलब गुड्स रिसीव्ड नोट, फुल फॉर्म मेरा नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। जीआरएन का मतलब गुड्स रिसीव्ड नोट। सर गुड्स रिसीव्ड नोट मतलब, गुड्स रिसीव्ड नोट मतलब जब सामान गोडाउन में आता है ना बाबू, जब सामान गोडाउन में आता है तो एक कागज देते हैं, एक बिल टाइप का देते हैं, उसको हम लोग जीआरएन बोलते हैं। बात समझे? गुड्स रिसीव्ड नोट। तो आपसे पूछेगा सामान रिसीव करने के टाइम में कौन सा नोट मिलता है? जीआरएन नोट। कौन सा नोट? जीआरएन नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट। क्वांटिटी में क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। रेट में क्या लिखेंगे? रेट। अमाउंट में क्या लिखेंगे? अमाउंट। अच्छा सर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट क्या क्वेश्चन में दिया रहता है? हाँ, नहीं दिया रहेगा तो हम सिखाएंगे ना बाबू। अच्छा, इशू, एसआरएन। सर एसआरएन मतलब स्टोर रिक्विजिशन नोट। एसआरएन मतलब स्टोर रिक्विजिशन नोट। सर ये क्या होता है? स्टोर रिक्विजिशन नोट एक ऐसा नोट है, स्टोर रिक्विजिशन नोट एक ऐसा नोट है जो सामान इशू करने के टाइम में, सामान को गोडाउन से बेचने के टाइम में, सामान को गोडाउन से ट्रांसफर करने के टाइम में हम लोग यूज करते हैं। और रेट, क्वांटिटी में क्वांटिटी, रेट में रेट, और अमाउंट में अमाउंट। फिर यहाँ भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी कॉलम में क्वांटिटी लिखेंगे, कितना पीस माल आया। रेट कॉलम में उसका रेट लिखेंगे, और अमाउंट कॉलम में उसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमार्क कॉलम में सर, ये रिमार्क कॉलम क्या बोलिए तो, रिमार्क कॉलम मतलब ना, जैसे फेसबुक पे आप लोग कमेंट करते हैं ना, नाइस पिक, ऑसम पिक। अब देखिए फेसबुक में हर चीज में तो कमेंट नहीं करते, जब कुछ यूनिक चीज दिखता है, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दिखता है, तब ना आप कमेंट करते हैं। हाँ वो बात अलग है, कुछ बच्चे ऐसा है जो बिना मतलब का भी फेसबुक में कमेंट करते हैं, उन्हें तो बात छोड़िए, तो जॉन्डिस केस है। हम लोग नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी लोग क्या करेगा कि रिमार्क, कमेंट कब करता है? जब कुछ यूनिक सिचुएशन होगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। शॉर्टेज हो जाएगा, अगला दिन पढ़ाएंगे, आज का समझ में शॉर्टेज नहीं होगा। शॉर्टेज हो जाएगा तो शॉर्टेज लिख देंगे। मटेरियल खराब हो गया तो यहाँ पे पिलफरेज लिख देंगे। बस समझ रहे? क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। तो रिमार्क कॉलम में हम लोग यूनिक कमेंट करेंगे जब कोई यूनिक सिचुएशन होगा। चलिए अब सवाल बनाना हम लोग शुरू करते हैं। अंडर कौन सा मेथड का नाम याद रखिएगा? फीफो। देखिए बाबू, स्टोर लेजर जो है ना, वो एक ही फॉर्मेट में बनेगा। फीफो हो, लिफो हो, कुछ भी हो, बस बनाने का जो तरीका है ना वो अलग हो जाएगा। मतलब फॉर्मेट आपका यही होगा। फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, कभी भी बनाएंगे तो फॉर्मेट यही होगा। अगर स्कूल में हुआ भी होगा तो आप शायद मिला सकते हो मेरे बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग को इसलिए बोले थे, अगर आप नहीं लिखे हो तो आपका मोबाइल में डबल स्क्रीन सिस्टम जिसका मोबाइल में होगा उसको ब्रेक करके देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम बोर्ड का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ओह नाइस इंग्लिश, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द स्टोर लेजर। ओहो, क्या बनाना है? स्टोर लेजर। क्या बनाना है बाबू? स्टोर लेजर। अच्छा लगा सुन के। फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीना का स्टोर लेजर बनाना, अच्छा बात है। यूजिंग फीफो मेथड, दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्टोर लेजर, फीफो मेथड, स्टोर लेजर, फीफो मेथड, स्टोर लेजर, फीफो मेथड। पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, हम तो पहले से लिख दिए थे क्योंकि हमको फीफो सिखाना था। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मार्च 2018। और बोला बताइए कि गोडाउन में माल कितना बचेगा, ये भी बताइए। ठीक है बता देंगे यार, सब बताइए, एक चीज बताएंगे। डेट देखिए 2018 मार्च, मतलब डेट कॉलम में एक चीज तो क्लियर हो गया। 2018 मार्च देख रहे, तो सुनिए डेट कॉलम में एक चीज तो क्लियर हो गया कि डेट क्या होगा 2018, और महीना का क्या होगा मार्च। इतना तो समझ आ रहा है देख करके। डेट क्या है बाबू 2018 और मार्च।
अब पढ़ते हैं। 1 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, मतलब अलग अलग घटना दिया हुआ, अलग अलग इंसिडेंट दिया हुआ है। 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक 100 किलो एट द रेट 10 पर केजी। देखिए दोस्तों, जो अकाउंट्स क्लास की उनको पता होगा कि हम आपको सम्स बहुत ज्यादा समझाते हैं, क्योंकि सम्स बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सम्स समझना। अगर हम एक सम्स आपको अच्छे से समझा दिए तो आप 50 सम्स बना पाएंगे, और 50 सम्स बनवा के भी आप एक सम्स नहीं बना पाएंगे अगर आप नहीं समझे हैं तो देखिए, 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक था 100 केजी 10 रुपया पर केजी। क्या लिखा हुआ है? 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक 100 केजी 10 रुपया पर केजी। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है महीना के शुरुआत में आपके गोडाउन में बचा हुआ था। महीना की शुरुआत में आपके गोडाउन में बचा हुआ था कितना किलो? 100 किलो। कितना किलो? 100 किलो। कितना रुपया करके? 10 रुपया पर केजी। 6 तारीख को परचेज किए। सर परचेज मतलब माल, अच्छा आप सोच, परचेज मतलब सामान खरीदना, तो सामान जब खरीदेंगे तो सामान आएगा कि जाएगा? आएगा ना। अच्छा बात है, समझ के रखिए, सब काम आएगा। 500 किलो खरीदे 11 रुपये पर केजी। 15 तारीख को बेच दिए 300 किलो। कितना बेच दिया वो? 300 किलो। अच्छा बात है। फिर 21 तारीख को परचेज किए, मतलब फिर 21 तारीख को खरीद लिए। अच्छा बात है। 400 किलो 12 रुपया करके, और फिर 31 तारीख को बेच दिए 500 किलो। एकदम ऐसे यही क्वेश्चन है एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आए भी हैं। आप देखो तो और भी बहुत तरह का सम्स आपको सॉल्व कराएंगे। ये फर्स्ट सम्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट कॉलम में डेट लिख दिया। अब अच्छा बताइए, सबसे पहले घटना क्या हुआ होगा? 1 मार्च का। 1 मार्च को क्या हुआ? पढ़िए। 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरा गोडाउन में पहले से सामान था। अगर मेरा गोडाउन में पहले से सामान था मतलब वो रिसीव वाला डब्बा में जाएगा, इशू वाला डब्बा में जाएगा, या बैलेंस वाला डब्बा में? पहले आप ये आइडेंटिफाई करिएगा। सम्स बनाने टाइम में एक एक आइटम को पढ़ेंगे और सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिसीव में जाएगा, वो इशू में जाएगा, या वो बैलेंस में जाएगा। 1 तारीख को मेरा गोडाउन में सामान था कितना किलो? 100 किलो। तो सामान था मतलब बचा हुआ था, तो क्या रिसीव में जाएगा? क्या नहीं। तो जिसमें नहीं जाएगा उसमें दाग मार दीजिएगा, ऐसे करके सीधा रहेगा, एकदम सब सीधा बनेगा। बैलेंस, कितना बैलेंस था बाबू? क्वांटिटी कितना है? 100 किलो था मेरा गोडाउन में 1 तारीख को। उसका दाम कितना था? 10 रुपया। आप लोग बताना अगर कुछ गलती हो जाए तो। कैलकुलेशन आप लोग करना प्लीज, कैलकुलेटर लेके बैठना, मेरे यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है। कितना होगा बताइए अमाउंट? 1000। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? ये ओपनिंग स्टॉक था। शायद आप समझ गए होंगे। सबसे पहले पढ़ने के बाद हमको पता चला कि तो पहले से गोडाउन में था। पहले से गोडाउन में था मतलब बचा हुआ माल था। अगर बचा हुआ माल था, कितना किलो था? 100 किलो। रेट कितना था? 10। अमाउंट कितना? 1000। सर 100 कहाँ से लिखे? क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर 10 कहाँ से लिखे? क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1000 कहाँ से लिखे? कैलकुलेटर नहीं है क्या? 100 × 10 कितना आएगा? 1000। अच्छा चलिए, अब उसके बाद देखते हैं 5 कितना तारीख का? मोबाइल टूट गया है, गरीबी चल रहा है। 6 तारीख को, उसके थोड़ा नीचे जगह छोड़ दी। अब आइए थोड़ा फाका फाका के बनाइएगा, साफ सुथरा। 6 तारीख को क्या हुआ देखिए। 6 तारीख का घटना देखिएगा। परचेज किए, हमको समझ नहीं आ रहा परचेज मतलब क्या? सामान खरीदे, सामान खरीदे, खरीदे मतलब सामान आया, सामान आया, आया मतलब रिसीव वाला डब्बा में जाएगा। कौन से डब्बा में जाएगा? रिसीव। हम यहाँ पे लिख दे रहे, आएगा तो रिसीव, आएगा, जाएगा तो, और यहाँ पे क्या है? बच जाएगा, बच जाएगा। आएगा तो रिसीव, तो माल आया है ना बाबू। तो माल अगर आएगा तो कितना आया देखिए क्वेश्चन में? 500 किलो 11 रुपया करके। तो जीआरए में कुछ लिखेंगे क्या? नहीं। सर क्यों नहीं लिखेंगे? उसमें कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, तो क्या लिखेंगे? कितना पीस आया है देखिए, मेरे हिसाब से तो दिखा रहा है 500 किलो। मेरा मोबाइल में 500 किलो दिखा रहा है, 500 लिख दिए। रेट दिया हुआ है क्या? देखिए 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 क्वेश्चन, देखिए ना, रेट दिया हुआ कितना है? 11। और अमाउंट हम मेरा कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे 5500 रुपया। अगर कैलकुलेशन कुछ गलती हो तो बताना। 5500 हो गया। अच्छा 5-6 तारीख को कुछ सामान बेचे हैं क्या? नहीं, इशू तो कुछ नहीं हुआ। 6 तारीख को तो कुछ इशू नहीं हुआ। अच्छा अब बताइए, अब आप लोग दिल से सोच के बताइए, आज के डेट में मतलब 6 तारीख का शाम को अगर हम गोडाउन में जाके चेक करेंगे तो मेरे पास 2 गोडाउन में 2 सामान दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? 100 किलो 10 रुपया करके 1000, ये मेरा गोडाउन में होगा। और फिर से 500 किलो कितना रुपया करके? 11, 5500। मतलब आज के डेट में मेरा गोडाउन में टोटल 600 किलो सामान होगा, और दोनों का दाम कितना होगा बाबू? 6500। आज के डेट में मेरे गोडाउन में टोटल कितना सामान होगा? 600, और दोनों का टोटल कितना आएगा बाबू? 6500।
ये मेरे पास आज के 6 तारीख का एंड में मेरा गोडाउन में होगा। अब आइए 15 तारीख को बेचना है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से मसाला शुरू होता है सवाल में। 15 तारीख को बेचना है, इशू, तो 15 तारीख को चले गए, अब 15 तारीख को बेचना है। बेचना है मतलब रिसीव में जाएगा ना इशू में, कैसा बात कर रहे हैं, सब इशू में जाएगा, दाग मार दिए। अब इशू में आइए, कितना पीस बेचना है बाबू, क्वांटिटी में कितना पीस बेचना है बताइए, 300 लिख दिए। यहां तक एकदम साफ साफ आपको समझ आता होगा, यहीं से झमेला शुरू है। सर इसका 300 तो लिख दिया, सर रेट कौन सा लिखेंगे, कौन सा रेट लिखेंगे? सुनिए, अब यहीं से सवाल को समझना है। आप फॉलो कर रहे हो फीफो मेथड, इशू में ही कैलकुलेशन होता है फीफो मेथड का। आप सामान इशू कर रहे हो फीफो मेथड से, अभी सामान बेचना है आपको। बेचना कैसे है? फीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम गोडाउन में झांके, हमको 300 बेचना था, तो जब हम गोडाउन में झांके, इधर झांक रहे, देखिए जब गोडाउन में झांके तो हम देखे कि 100 पीस और 500 पीस दोनों मिला के 600 पीस, 600 किलो मेरा गोडाउन में था। मेरे गोडाउन में 600 किलो था, पर हमको बेचना कितना है? 300 किलो बेचना है। बट रेट कौन सा होगा वो बताइए, रेट कौन सा होगा? तो बताइए फीफो मेथड में सबसे पहले हम लोग गोडाउन में इसको आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग गोडाउन में कौन सा माल निकालेंगे बताइए। हमको 600 सामान मेरा गोडाउन में था, लेकिन हमको बेचना कितना है? 300। तो सबसे पहले हम लोग किसमें से सामान को उठाएंगे? इसमें से उठाएंगे, 100 पीस ले लिए, बात समझिए। अच्छा, उसके बाद 100 पीस इसमें से हम लोग ले लिए, उसके बाद 300 बेचना था, ध्यान सुनिएगा, 100 पीस ले लिए, कौन सा वाला? 10 रुपया वाला। अभी लेकिन हमको तो 300 बेचना है, तो 200 और चाहिए। अब 200 किसमें से निकालेंगे? इसमें से निकालेंगे। अब 200 किसमें से निकालेंगे बताइए? इसमें से निकालेंगे। 200 इंटू कितना बताइए? 11। तो ये हो जाएगा 1000 रुपया और ये हो जाएगा आपका 2200। ठीक है। अब तो आज के डेट में हमको बेचना कितना पीस था? 300 पीस बेचना था, लेकिन मेरे पास 300 पीस में हम लोग गए, सबसे पहले कहां से उठाए? इसमें से 100 पीस उठाए, 10 रुपया, खत्म। ये वाला मटेरियल मेरा पूरा खत्म हो गया, डेड हो गया पूरा मटेरियल। अच्छा, उसके बाद कितना बचा? 1000। फिर उसके बाद 200 हमको और चाहिए, किसमें से निकाले? इसमें से निकाले। तो अभी अगर आप आज के डेट में गोडाउन में देखिएगा तो सिर्फ आपके पास कितना बचा होगा बताइए? अब हम लोग हिसाब करने जाएंगे इसका, समझ रहे यहाँ तक आप? 100 पीस 10 रुपये के, 200 पीस कहाँ से निकाले? इसमें से निकाले। तो अब मेरे पास बचा हुआ सिर्फ यही वाला सामान है, इसको ऐसे खुल कर देता है, समझने में सुविधा होगा। अब आइए, अब आप 15 तारीख को जब आप गोडाउन चेक करिएगा तो गोडाउन में आपको कितना पीस माल दिखेगा? सिर्फ 300 पीस दिखेगा। कितना रुपया वाला? 11 रुपया वाला। मतलब इसका दाम कितना हो जाएगा? 3300। सर 300 कहाँ से आया? अरे बाबू, आपके पास 600 था, उसमें से 100 पहले ये वाला बेच दिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले बेच दिए। फिर जो आपको अभी तो 300 बेचना था ना, तो 200 और कहाँ से निकालेंगे? इसमें से निकाल लिए, 200 निकाल लिए। तो आज के डेट में जो गोडाउन में बचा हुआ है वो कौन सा माल बचा हुआ है? ये वाला ना, ये वाला सेकंड वाला माल बचा हुआ है। 500 में से 200 चला गया, कितना बचा हुआ है? 300 पीस, 300 किलो बचा हुआ है, और उसका दाम कितना है? 11। तो कितना हो जाएगा? 3300। आप देखोगे नोट्स में भी ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, अब आइए, फिर 21 तारीख को गोडाउन में माल आया। फिर 21 तारीख को गोडाउन में माल आया। कितना किलो आया बाबू? 400 किलो। गोडाउन में माल आया, कितना किलो आया बताइए? 400 किलो। बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहे, जिससे समझने में दिक्कत ना हो, और जहां दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको पूरा रात तक जैसे भी हो समझा कर छोड़ेंगे। 400 किलो, कितना रुपया वाला बाबू? 12 रुपया वाला। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4800। SRI में तो कुछ लिखते नहीं हम लोग। उस दिन कुछ बेचे क्या? देखिए नहीं बेचे। तो बताइए आज के डेट में गोडाउन में कितना सामान होगा? 2 ठो, पहले से 300 था, 11 रुपया वाला, मतलब 3300, और फिर से आ गया 400, कितना रुपया वाला? 12 रुपया वाला, मतलब 4800। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि 700 टोटल में, और इधर में आपका 8100 टोटल अमाउंट। कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटर मेरे पास 8100, कैलकुलेशन में कर लीजिएगा, समझने के लिए लिखते हैं। ये जो लिख रहे हैं ना, वो लिखना जरूरी नहीं है। ये जो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं ना, ये लिखना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि ये समझने के लिए, क्योंकि आप पहली बार समझ बना रहे हैं ना, तो आपको याद रहेगा कि मेरा गोडाउन में कितना पीस सामान है? 700, और उसका वैल्यू कितना है? 8100 रुपया। तो ये सब लिखना, ये दोनों चीज लिखना जरूरी नहीं है। ये जो हम लिख रहे हैं ना बार बार, ये आपको समझाने के लिए। आप देखोगे जब हम सोल्यूशन भेजे आपको, उसमें ये सब नहीं लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब बताइए आज के डेट में मेरा गोडाउन में कितना सामान है? 300 जो पहले का है, और 400 जो अभी खरीदे हैं। 300 का दाम कितना है? 11, और 400 का दाम कितना है? 12। अब लास्ट पॉइंट है आज के लिए, 31 तारीख। ओ बाप रे बाप, वो घड़ी आ गया जिसका हम लोग इंतजार था। 31 तारीख को सामान खरीदे क्या? नहीं। बेचे क्या? हाँ। कितना पीस बेचे? 500 किलो। बाप रे, 500 किलो चाहिए। आपके पास गोडाउन में कितना माल है? 700।
चाहिए आपको बेचना कितना है 500, गोडाउन में है कितना 700, बेचना कितना है 500, गोडाउन में है कितना 700, लेकिन हिसाब कैसे करेंगे? मेथड याद करिए, जब जब इशू करने जाइएगा ना तो याद करिएगा आप कौन सा मेथड से बना रहे हैं। फीफो, कौन सा मेथड? फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमको 500 बेचना है, लेकिन वो 500 कहां से उठाएंगे? क्योंकि देखिए फर्स्ट इन, सबसे पहले जो माल मेरे पास आया था फर्स्ट इन ये वाला, लेकिन ये तो 300 इसमें से पूरा निकाल लिए, इसको खत्म कर देता हूं, मेरा ये मार्कर काम नहीं कर रहा, रुकिए। 300 था, ये 300 को पूरा निकाल दिया गोडाउन से, 11 रुपए करके 3300। लेकिन वो आदमी जिसको हमको बेचना है वो तो बोला हमको 500 चाहिए, हम तो उसको 300 दिए, और 200 कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। कहां से? यहां से, ये वाला मटेरियल से 200 निकाल दिए। 200 वाला का रेट कितना जाएगा? 12 रुपया। कितना हो जाएगा? 12 दूना 2400 अमाउंट होगा मेरे पास, 2400। चलिए 2400, आपको 500 बेचना था, देखिए 3 + 2 कितना हो गया? 500, बेच दिए। अच्छा, आज के डेट में 31 तारीख के डेट में आपका पास गोडाउन में जाके देखिए तो कितना माल बचा हुआ है? 700 था, आप 500 बेचे, तो गोडाउन में बचा हुआ कितना है? 200 बचा हुआ है, ये तो समझ आ रहा है। बट ये 200 का रेट क्या होगा? 11 रुपये वाला माल बचा हुआ है ना, 12 रुपये वाला माल बचा हुआ है। देखिए 11 वाला 300 पीस था, 300 का 300 हम बेच दिए, तो ऑब्वियसली ये वाला माल बचा हुआ है। ये वाला माल कितना पीस बचा हुआ था? 200 पीस, तो इसमें रेट भी कितना होगा? 12। तो फाइनली इसका आंसर आने वाला है 2400 रुपया। और ये 2400 क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्लोजिंग स्टॉक 31 तारीख को कितना होगा, हो गया, सवाल खत्म हो गया। तो आप पूरा सवाल को ध्यान से एक बार शॉर्ट में देखिए। 1 तारीख को गोडाउन में बचा हुआ था, 6 तारीख को हम लोग खरीदे, तो अब मेरे पास माल कितना हो गया? 600 पीस, 110 रुपया, 100 पीस 10 रुपया वाला, 500 पीस 11 रुपया वाला, हिसाब कर दिए। 15 तारीख को बेचना है फीफो मेथड से। फीफो मेथड जो पहले आया है, पहले कौन सा आया है? हमको बेचना है 300 पीस, लेकिन मेरे पास 300 पीस पहले में बेचना है और मेरा गोडाउन में कितना पीस है? 600 पीस है, तो हम बेच सकते हैं लेकिन हिसाब से बेचेंगे। फीफो मेथड मतलब 300 पीस बेचना है, तो पहले कौन सा उठाएंगे? फर्स्ट इन वाला माल क्या है? 100 पीस, लेकिन हमको 200 और चाहिए, 200 अब और चाहिए, तो किसमें से उठाएंगे? इसमें से उठाएंगे, 200 उठा लिए। तो अब आज के डेट में जो 600 में से 300 बेच दिए, तो बचा हुआ कितना है? 300 पीस। जो 300 पीस बचा हुआ वो कौन सा वाला होगा? 10 वाला तो पूरा बेच दिया, कितना वाला होगा? 11 वाला होगा। फिर आइए 21 तारीख को ये वाला माल बचा हुआ था, यहाँ पे लिख दिए। फिर 21 तारीख को आप माल खरीदे 400, 12, 4800। तो आज के डेट में गोडाउन में आपका 11 रुपया वाला 300 पीस, 12 रुपया वाला 400 पीस, ठीक है। लेकिन पहले कौन सा आया हुआ है? 11 रुपया वाला। तो 31 तारीख को जब हम बेचेंगे तो पहले किसमें से उठाएंगे? 11 रुपया वाला। देखिए 300 × 11, लेकिन हमको 200 पीस और चाहिए, अब किसमें से उठाएंगे? 400 वाला में से। 200 × 12 2400। तो जो आज के डेट में 700 माल था, 500 बेच दिए, तो बचा हुआ कितना होगा? 200। तो जो 200 बचा हुआ है, जो 200 मेरे पास बचा हुआ है, उसका रेट क्या होगा? 11 की 12। तो फीफो मेथड में तो पहला वाला माल तो पूरा बेच दिए, तो दूसरा वाला से बचा हुआ कितना बचा हुआ है? 200 पीस, उसका रेट कितना होगा? 12, तो कितना आ गया? 2400। ठीक है, ये फर्स्ट सम्स है, आप बनाना। तो क्लास खत्म होने के बाद ये पूरा आपको मिल जाएगा नोट्स। नोट्स है ही आपके पास, इसको पहले आप उतारिए। क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म हो गया, सबसे पहले आप ये नोट्स को इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जहां जहां प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछिएगा। पूछने के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम एक सम्स भेजेंगे, वो सम्स आपको बना करके हमको फोटो भेजना है, तब जाकर के आपका क्लास आज का खत्म होगा। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद नोट्स भेजूंगा, आप नोट्स उतार लेना। नोट्स उतारने के बाद आप ये सम्स उतारेंगे। सम्स उतारने के टाइम में आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप हमसे पहले पूछेंगे, और पूछने के बाद आपको हम एक सम्स भेजेंगे जो आपको बनाना है, और बना के आप हमको फोटो भेजोगे, तब जाकर के आपको थैंक यू बोलेंगे और क्लास हम लोग का खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, थैंक यू सो मच, और अपना अटेंडेंस देना है। थैंक यू।